हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद ग्रेड्स पे स्वागत है। आज हम आरआरबी, एनटीपीसी एग्जाम्स एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स में आने वाले इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान ने 86वें संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 21(a) की शुरुआत की? तो यह 2002 में किया था। 2002 में भारत के संविधान ने 86वें संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 21(a) की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 300(a) के तहत किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से साधारण कानूनी अधिकार में बदल दिया था? बताना है कि अनुच्छेद 300(a) के तहत किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से साधारण कानूनी अधिकार में बदल दिया था? तो यह 44वां संशोधन था। 1977 में 44वें संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से एक साधारण कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था। अनुच्छेद 300(a) के तहत यह पुष्टि करने के लिए डाला गया था कि कानून के अधिकार के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में प्रावधान संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो न्यायिक समीक्षा में संशोधन नहीं किया जा सकता है। भारत के संविधान की न्यायिक समीक्षा में संशोधन नहीं किया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का 100वां संशोधन 2015 किससे संबंधित है? तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते का अनुसमर्थन से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं के रूप में शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया था? तो यह 92वां संशोधन अधिनियम था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में कुछ नीति की मौलिक चर्चा को सहायता प्रदान की गई थी? तो यह है 42वां संशोधन अधिनियम। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की, जिसे आंतरिक आपातकाल के दौरान आवश्यक समझा गया था। बाद में 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य वो जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वह सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 16 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है। वहीं बात करें अन्य अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 14 यह प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता के अधिकार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 15 यह धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। वही अनुच्छेद 13 यह प्रत्येक राज्य की सीमाओं के भीतर आवाजाही और निवास की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत नहीं है? बताना है कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान के द्वारा गारंटीकृत नहीं है। तो व्यवसाय का अधिकार। संविधान भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जिसमें है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के खिलाफ अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिला हुआ है, फिर सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार मिला हुआ है, फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार है। यह सब मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, यदि लोगों के एक समूह को केरल में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। यदि लोगों के एक समूह को केरल में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति अगर नहीं दी जाती है तो पूछा जा रहा है कि
किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है यहाँ? तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। अगला प्रश्न, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना क्या है? यह एक मौलिक कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना एक मौलिक कर्तव्य है। अब तक कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्यों को 42वें और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, उस रिट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत आदेश देती है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किया जाए या गिरफ्तार व्यक्ति को मुक्त करने का आदेश दे सकता है यदि गिरफ्तारी का तरीका या आधार वैध या संतोषजनक नहीं है। तो इसका सही आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न, 1950 के भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार जो हैं वो निहित हैं? तो कुल 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार मूल रूप से संविधान द्वारा प्रदान किए गए थे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो कि अब मौलिक अधिकार नहीं रह गया है, और संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार गिरफ्तार किए गए और हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी के स्थान से अदालत तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़ करके ऐसी गिरफ्तारी के घंटों की अवधि के भीतर जो है निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है। तो 24 घंटे के भीतर उसे पेश करना पड़ता है। अगला प्रश्न, संपत्ति का अधिकार एक क्या है? प्रश्न है संपत्ति का अधिकार क्या है? तो यह कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार जो है 1978 में, कब? 1978 में 44वें संशोधन के साथ मौलिक अधिकार जो है नहीं रह गया। इसे अनुच्छेद 300A के तहत एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न, दिसंबर 2020 तक भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों की गणना की गई है? बताना है कि 15 दिसंबर 2020 तक जो है भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों की गणना की गई है? तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्यों की गणना की गई है। दिसंबर 2020 तक भारत के संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों की गणना की गई है। अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें से 10 को और 42वें संशोधन द्वारा पेश किया गया था और 11वें को 2002 में 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी नीति जो है अपनाना राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित नहीं है? तो भवन उप नियमों की तैयारी करना। अगला प्रश्न, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में रिट हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रश्न है भारतीय न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत रिट हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हमारा आदेश है कि आपके पास शरीर है, यह इसका शाब्दिक अर्थ है। अगला प्रश्न, परमादेश रिट क्या है? प्रश्न है परमादेश रिट क्या है? तो सरकारी निकाय को अपना कर्तव्य पूरा करने का आदेश देना यह परमादेश रिट है। सरकारी निकाय को अपना कर्तव्य निभाना परमादेश रिट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं है? प्रश्न है इनमें से कौन भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं है? तो अभिव्यक्ति का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए के अनुसार सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है? तो मौलिक अधिकार जो है न्याय संगत है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह गैर न्यायिक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? तो समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। भारत के संविधान के अनुसार समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता जो है मौलिक अधिकार नहीं है।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 394 जो है समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? प्रश्न है इनमें से किसे भारत के संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो मौलिक अधिकार को किया गया है। मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है उसे संविधान का हृदय और आत्मा माना जाता है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा खंड जो है वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्यों की जिम्मेदारी पर चर्चा करता है? तो यह राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत है। भारत का संविधान अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्यों की जिम्मेदारी अनुच्छेद 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत करता है। अगला प्रश्न, कब संपत्ति का अधिकार हमारे मौलिक अधिकार से हटा करके उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था? बताना है संपत्ति के अधिकार को कब मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो यह 1978 में संपत्ति के अधिकार को हमारे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और इसे 44वें संशोधन अधिनियम 1978 में कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इनमें से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मानव यातायात और जबरन श्रम का निषेध यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? बताना है इनमें से कौन सा आयोग जो है वह भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? तो कोठारी आयोग। कोठारी आयोग भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। भारत में शैक्षणिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए 1964 में भारत सरकार द्वारा कोठारी आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है कब हुआ था? प्रश्न है भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? यह 1953 में हुआ था। राज्य की सीमाओं के पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 22 दिसंबर 1953 को भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, एक भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री और एक प्रमुख आयोग के अध्यक्ष जो है वह कौन थे? तो यह बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी थे। अगला प्रश्न, मनरेगा योजना निम्नलिखित में से किस अधिकार की गारंटी देती है? प्रश्न है मनरेगा योजना जो है यह किस अधिकार की गारंटी देती है? तो यह काम करने के अधिकार की गारंटी दे रहा है। मनरेगा की शुरुआत एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटी मजदूरी रोजगार प्रदान करके जो है ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, जिसके जो है वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। इसे 2006 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति का सदस्य जो है वह नहीं था? प्रश्न है इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? तो वह एवी ठक्कर नहीं थे। अगला प्रश्न, भारत में केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के उपाय सुझाने के लिए अप्रैल 2007 में नियुक्त आयोग का नेतृत्व जो है किसने किया? तो यह MM पुंछी ने किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? बताना है कि इनमें से कौन केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? तो सरकारिया आयोग है। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित था। आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधारों पर जो है उसके लिए मलिमठ समिति का गठन किया गया था। वहीं बात करें ठक्कर आयोग का, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर न्यायमूर्ति ठक्कर जांच आयोग का गठन किया गया था। और श्री कृष्ण ये जो श्री कृष्ण आयोग है यह आपराधिक कार्यवाही के लिए दंड का प्रस्ताव से संबंधित है। अगला प्रश्न, सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में किस उद्देश्य से की गई थी? प्रश्न है सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में किस
उद्देश्य से किया गया? तो राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंधों और शक्ति संतुलन की जांच करने और आरोपों का सुझाव देने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न, सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना वार्ता के टूटने के बाद न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक प्रश्न की जांच के लिए गैर पार्टी सम्मेलन की स्थायी समिति के द्वारा नवंबर 1944 में जो है कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो सप्पू समिति नियुक्त की गई थी। अगला प्रश्न, लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? बताना है लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो यह 552 होती है। भारत के संविधान द्वारा आवंटित लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। प्रारंभ में 1950 में यह संख्या 500 थी। वर्तमान में 543 निर्वाचित सदस्य हैं। अगला प्रश्न, कौन सी समिति जो है कृषि के लिए नीतियों और कार्यक्रमों से संबंधित है? तो यह भानु प्रताप सिंह समिति है। अगला प्रश्न, संघ के मंत्री परिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है? प्रश्न है, संघ के मंत्री परिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है? तो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% जो है शामिल किया जा सकता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? बताना है राज्यसभा के प्रथम सभापति इनमें से कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? प्रश्न है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो 250 सदस्य होते हैं। राज्यसभा या राज्यों की परिषद भारत की संसद का एक ऊपरी सदन है। इसमें जो है 250 व्यक्ति होते हैं। वर्तमान में 245 सदस्य हैं। अगला प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है इनमें से कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न, 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचित क्षेत्रों में विभाजित किया गया था? बताना है कि 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसके लिए भारत को कितने निर्वाचित क्षेत्रों में विभाजित किया गया था? तो 543 का सही आंसर है। अगला प्रश्न, किस वर्ष लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था? तो यह 1998 में किया गया था। अगला प्रश्न, भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 1979 तक जो है कौन थे? तो इसका सही आंसर है जगजीवन राम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय संवाद का हिस्सा नहीं है? बताना है इनमें से कौन जो है भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर है राज्य विधान सभाएं। अगला प्रश्न, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो है वह सुमित्रा महाजन थी। सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा की स्पीकर थी। अगला प्रश्न, भारत में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों द्वारा पेश और पारित किए गए सभी विधेयक लागू हो सकते हैं। यह डैश की सहमति मिलने के बाद, किसकी सहमति मिलने के बाद? तो यह राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद ही। अगला प्रश्न, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? प्रश्न है, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग जो है वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो यह राष्ट्रपति की सलाह पर किया जाता है। अगला प्रश्न, सरकार का अंग जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन के कार्य का वहन करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कार्यपालिका कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार संघ की रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान किसके पास है? तो यह राष्ट्रपति के पास है। अगला प्रश्न, भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय जो है वह कौन सा होता है? तो वह उपराष्ट्रपति होता है। पहला राष्ट्रपति होता है, दूसरा उपराष्ट्रपति होता है।
तो ये थे इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।